नमस्कार सभी को। आज हम ये कक्षा 6 का पहला चैप्टर क्या कब कहाँ और कैसे करने जा रहे हैं। यह चैप्टर 6 क्लास के बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ में जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं सभी राज्यों के उनके लिए, और साथ में बिहार शिक्षक या चंडीगढ़ जो प्राथमिक शिक्षक है या अन्य जो भी शिक्षक भर्ती होती हैं उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें से कुछ एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चन एसएससी में भी देखने को मिलते हैं, और सीटेट में या चंडीगढ़ जो पीआरटी भर्ती है उसके अंदर तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर, क्या कब कहाँ और कैसे। देखिए, हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट मतलब जो बीत गया, जो बीत गया वो हमारा पास्ट है, और उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम हिस्ट्री कहते हैं या इतिहास कहते हैं। उसके अंदर क्वेश्चन होते हैं कि कोई भी इवेंट या कोई भी घटना घटी है इतिहास के अंदर, उसमें क्या हुआ, कब हुआ, वो कहाँ हुआ और कैसे हुआ, इन क्वेश्चनों का आंसर ढूंढा जाता है। देखिए, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री कोई हम डायरेक्ट नहीं जान पा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे सोर्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, टूटी फूटी बिल्डिंग मिल गई हमें, उसके बेस पे हमें अंदाज़ा लगाना होता है। हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है, ना कि डायरेक्ट हिस्ट्री पता चल जाती है हमें। कुछ बुक्स लिखी हैं, उस बुक्स के बेस पे तो हम जान पाते हैं कि ये हिस्ट्री रही होगी, लेकिन ऐसी चीज़ें जो खुदाई में मिली है, तो जो खुदाई में मिली हो वहाँ से डायरेक्ट कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली है। जैसे इंडस सिविलाइजेशन है, आज तक उसकी जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ा नहीं जा सका, तो हमें आज तक नहीं पता वो कैसे रहते थे, क्या रहते थे। लेकिन हमें ये पता है कि वहाँ इंडस सिविलाइजेशन, ये हमारी हिस्ट्री है, तो उसमें हम रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे उन चीज़ों से, जो सोर्स मिले हैं, रिमेनिंग मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, उनसे हम बताएंगे कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा रहा, वो हमारी हिस्ट्री है। जो डायरेक्ट मिल जाए वो हमारी डायरेक्ट हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री के अंदर हमें 4 सवालों के जवाब चाहिए होते हैं कि कब हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। चलिए ये चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं। तो रसीदा है, ये एक बार पढ़ रही है, तो उसकी एक हेडलाइन है, उस पर नज़र पड़ती है कि 100 साल पहले। तो 100 साल पहले यानी कि आप भी कई बार देखते होंगे न्यूज़पेपर या अदर्स कोई मैगज़ीन पढ़ रहे हैं या कोई कॉलम पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि कई बार हमें मिलता है कि 4,000 साल पहले, 50,000 साल पहले। तो हम सोचते हैं ऐसे कैसे हुआ होगा। बिल्कुल, हिस्ट्री तो यही कह रही है कि 4 साल पहले कि हुआ होगा। अब वहाँ की लाइफ अलग हुई, आज एट प्रेजेंट डे में हम जो मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, ऐसी लाइफ पहले नहीं थी। आपके दादा परदादा से या आपके पिताजी से बात करेंगे तो वो बताएंगे हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, लेकिन आपके समय में ये हो रहा है। जब आपके बच्चे आएंगे तो आप कहेंगे हमारे समय में भी ऐसा नहीं होता था। चलिए पहला पैराग्राफ है, कैसे पता लगाएं। मतलब ये कि हम मान लीजिए कल इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच चल रहा है, तो उसको हम हेडिंग देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं उसका हाईलाइट। लेकिन उस समय जब टेलीविज़न नहीं था, टीवी नहीं था, न्यूज़पेपर नहीं थे, तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। तो हमें उस साल में पीछे जाना पड़ेगा, हमें उनकी मेमोरीज देखनी पड़ेंगी, एविडेंस देखने पड़ेंगे, सोर्सेज देखने पड़ेंगे। उनको ढूंढ के ही हम पता लगा सकते हैं कि उस समय में क्या रहा होगा। क्योंकि आज आप अगर कोई चीज़ डायरी अपनी लिख रहे हैं, आप अपना रोज़ का रिकॉर्ड लिख रहे हैं, तो कल को कोई उसको पढ़ता है तो वो बता सकता है कि आप कैसे क्या करते थे, क्यों करते थे, कैसे लोग होते थे। लेकिन अगर आप रखें ना, तो जेन्युइन सी बात है, कोई याद नहीं कर पाएगा। आप कितनी बातें किसी को बता के चले जाओगे, वो इतनी बातें याद नहीं कर पाएगा। सेकंड पैराग्राफ क्या कहता है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत यानी कि हमारा पास्ट, अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे उस समय में मान लो 4,000 साल पहले लोग क्या खाते थे, उस समय लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, वो क्या एक्टिविटी करते थे। यानी कि वो शिकारी थे, पशुपालक थे, कृषक थे, व्यापारी थे, पुरोहित थे, क्या काम चलते थे, उनकी लाइफ कैसे चलती थी, बच्चे कौन कौन से गेम खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन सा इंडस्ट्री होती थी, कैसे उनकी लैंग्वेज होती थी, वो कैसे एक दूसरे के साथ मैरिज करना, या उनका शवदाह यानी कि मरने के बाद जो संस्कार होता है वो करना, ये सारी चीज़ें हम अतीत है उनका, उनके बारे में हम जान सकते हैं कुछ एविडेंस के लौटे।
तो सेकंड पैराग्राफ कहता है लोग कहाँ रहते थे। देखिए मोस्ट ऑफ, आप किसी भी वर्ल्ड की किसी भी सिविलाइजेशन को आप देख लीजिए, किसी भी सिविलाइजेशन की आप स्टडी कर लीजिए, अब मोस्ट ऑफ जो अर्ली सोसाइटी होंगी वो किसी न किसी रिवर के पास रहती मिलेंगी। अब इसका भी रीज़न होता है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे रहने लगे। अब पहले रोड तो होते नहीं थे, अब रोड नहीं होते थे तो एक रिवर जब जा रही है तो रिवर के पास उनको क्या होगा, पहला कि भाई पानी मिल जाएगा, पानी के साथ साथ क्या होगा, वहाँ पे पशु पानी पीने आएंगे, उनका शिकार हो सकता है इजली। तीसरा मछली मिल सकती है यहाँ पे। चौथा यहाँ पे एग्रीकल्चर के जो इरिगेशन चाहिए यानी कि सिंचाई के लिए पानी चाहिए वो मिल सकता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण ये लोग ज़्यादातर जितनी भी सोसाइटियाँ हैं लगभग सारी के सारी सबसे पहले डेवलप हुई किसी पानी सोर्स के पास, और वो मिला इनको नदियों के पास। बिल्कुल, चलिए स्टडी करते हैं। कई लाख वर्ष पहले, बहुत साल पहले लोग नदी तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक, संग्राहक मतलब कि शिकार कर लिया, ठीक है ना, हंटिंग कर ली, शिकार कर लिया, शिकार करके उसको गैदर कर लिया। कुछ ऐसा अनाज मिला जो वो बोते नहीं थे, मतलब ऐसे ही घूम रहे हैं, वन प्लेस टू अनोदर प्लेस, वो घूम रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चल रहे हैं, बीच में कोई ऐसा अनाज मिला जो वो स्टोर कर सकते हैं, उन्होंने उसको लिया, स्टोर कर, वो बो नहीं रहे हैं, बस स्टोर कर रहे हैं, वो चीज़ों को स्टोर करते हुए चल रहे हैं। आसपास के जंगल जो फॉरेस्ट था काफ़ी वो परिचित थे, अपने भोजन के लिए वो जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों को ही संग्रह किया कर सकते, यानी कि उनको हनी मिल गया, कोई हर्ब्स मिल गया, कोई फ्रूट मिल गया, वॉलनट मिल गया, बादाम मिल गया, इनको वो क्या करते थे, स्टोर कर लेते थे वो, ठीक है, और उनको स्टोर करके क्या बाद में खा सकते थे। तो वो क्या थे, जानवरों का साथ में शिकार भी करते थे ताकि उनका, और उसमें आग, स्टार्टिंग में तो आग भी नहीं थी, वो कच्चा ही मांस खाते थे, उसके बाद तो आग आई है, पहिया आया है, उसे वो पका के खाने लगे हैं। और कुल्हाड़ी भी पत्थर की वो घिसा घिसा के बनाते थे, उसी को कुल्हाड़ी, उसी को चाकू उसका यूज करते थे। इतने वो परफेक्ट नहीं था। आज के समय में जो चाकू हम यूज करते हैं वैसे चाकू उनके पास नहीं थे, जिसके कारण वो इतना अच्छे से स्पाई भी नहीं कर पाते होंगे। चलिए उसके बाद ये कहता है अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये है, आप पता देखिए, मैप देखते हैं एक बार। ये वाला जो इलाका है, ये किर्थर सुलेमान, ये अफ़गानिस्तान वाला इलाका है। और एक ये बताएगा आपको अविंध्य पहाड़ियाँ, जो आपकी नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश है, सतपुड़ा के जंगल हैं, जो नदियाँ बहती हैं नर्मदा तापी, जो कि यहाँ से निकल के ये अरबियन सी में गिरती हैं, यानी कि अरब सागर में गिरती हैं और एस्टेरॉइड बनाती हैं। तो ये, और साथ में वो बताएगा आपको गारो हिल्स, जो अपना मध्य मेघालय और सेवन सिस्टर में जो मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वाला इलाका है, यहाँ पे गारो हिल्स, यहाँ की ये अब बात करेगा। क्या कहता है देखिए, ये कहता है किर्तर है इनके अफगानिस्तान की तरफ जाइए, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों में सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को बोना आरंभ करते हैं। सबसे पहले जौ को उगाया गया, गेहूँ को उगाया गया, सबसे पहले जौ को उगाया, फिर गेहूँ को। उसके बाद उन्हें भेड़, बकरी और गाय, बैल, पशुओं को पालतू बनाना स्टार्ट किया। और सबसे पहले जो पालतू पशु बनाया गया था वो था डॉग, कुत्ते को सबसे पहले इन्होंने पालतू बनाया था। सबसे पहले कुत्ते को कुल्हाड़ी बनाई और जौ को इन्होंने बोया था। यहाँ पे मानते हैं ऐसा। उत्तर पूर्व गारो और मध्य पता लगाई, यानी कि जो गारो यानी कि सेवन सिस्टर वाला इलाका वो, और ऐसे कुछ अन्य क्षेत्र भी जहाँ पे कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले ये कह रहा है सबसे पहले चावल उगाया गया, विंध्य के उत्तर में जो स्थित है वहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया, यानी कि चावल को हम ये मान सकते हैं कि यहाँ की स्थानीय फसल है। ये भारत का मैप है जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये वाला इलाका, जिसे हम आगे आने वाले कुछ चैप्टर में इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, सिंधु सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे, वो ये वाला इलाका है। पहले ये भारत ही होता था, भारत का ही पार्ट होता था। अब पाकिस्तान और भारत में बट गया तो पाकिस्तान अलग कंट्री और हमारी अलग कंट्री बन गई है।
इस पूरे पाक अगर ऐसे देखें कहीं भी आपको हिस्ट्री के अंदर भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाएगा, कई वर्ड मिलेंगे भारतीय उपमहाद्वीप, तो याद रखना जब भी भारतीय उपमहाद्वीप की बात आती है तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और बर्मा, इन चीज़ों को मिला के हमारा क्या बनता है, भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, अब करते हैं बात मानचित्र, यानी कि जो मैप आपने देखा था उसमें हमने सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो, यानी कि हमने ये वाला पार्ट जब देखा था, ये देखिए ये वाला जो इलाका है आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया की ये हम बात कर रहे हैं, ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी जो भारत से होते हुए सीधा पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाती है, इसकी ये 5 सहायक नदियाँ हैं। अब सहायक नदियाँ क्या होती हैं, ध्यान से सुना, एक होती है एक रिवर जो चल रही है, यानी कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप देख सकते हैं इंडिस रिवर, यानी कि सिंधु नदी देख रहे हैं, इधर से आप गंगा देख रहे हैं, ये गंगा देख रहे हैं। अब ये क्या है, ये अब बड़ी नदियाँ हैं, ये अब बड़ी नदियां हैं, और इनके साथ में आप दूसरी नदियां देखिए, देखिए झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, ये नदियां हैं। ऐसे गंगा नदी में देखेंगे यमुना, चंबल, सोन, ये नदियां हैं। अब ये गंगा जो है या सिंधु नदी जो है ये मेन रिवर है, यानी कि ये अब बड़ी रिवर है, इस ये किसी के साथ नहीं मर्ज हो रही है। आप ध्यान से इधर देखेंगे, आप देखिए ये यमुना नदी है, ये नदी इधर से चलती है, हिमालय से ये निकलती है, हिमालय के बंदर पूछ से यहाँ ये निकलती है, यमुनोत्री उसको स्थान बोला जाता है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, ये भी हिमालय में ही है, और ये निकलती है गंगा यहाँ से निकल के सीधी चलती है आपके हरिद्वार होते हुए सीधा उत्तर प्रदेश पे बिहार, और वहाँ बांग्लादेश में होते हुए सीधी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाती है, और ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। तो ये देखिए इसके साथ में जो दूसरी नदियाँ हैं निकली, तो यमुना भी वहीं से है, लेकिन आके यमुना आके आगे इलाहाबाद के अंदर यहाँ पे मिल जाती है, अब इसका पार्ट बन जाती है गंगा नदी का। जब ऐसी कोई नदी जो चल के आई है और कुछ दूरी पे जाके किसी अन्य में जो मेजर या प्रमुख जो नदी है उसके अंदर आके मिल जाती है, उसको बोलते हैं उनकी सहायक नदियाँ, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ये बोलते हैं। तो वही बात ये यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, यानी कि एक बड़ी नदी का वो हिस्सा होती है, यानी कि चलती तो वो भी कहीं कहीं से निकल के आती हैं, लेकिन वो हो सकती है उससे भी बड़ी हो, जब वो चल रही हैं कम स्ट्रोट उनका जो लंबी है वो कम हो, लेकिन वो बड़ी भी हो सकती है उस नदी से, लेकिन वो बाद में आके उससे मिलेंगी और उसको और बड़ा बन जाएंगी। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फल फूले, जैसे मैंने बताया था कि नदियों के किनारे सबसे ज़्यादा नगर आपको देखने में गंगा, इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ है, यानी कि इतने साल पहले यहाँ पे वो चीज़ें हो चुकी हैं। अब इसने बताया गंगा, इसकी सहायक नदी सोहन का पता लगाइए। देखिए यहाँ से गंगोत्री से निकलती है आपकी गंगा, यहाँ यमुनोत्री से निकलती है यमुना, और यहाँ से इधर से आती है सोन, ये वाली जो नदी है इसको जोड़ती है और यहाँ पे ये मिल जाती है, तो सोन मिलती है इसके अंदर। ओके, आप ऊपर देख सकते हैं सोन नदी को, ये आपकी सोन नदी है, ये देखिए ये वाली जो नदी है जो डायरेक्ट आके आपकी सॉरी ये चंबल है, और इसके नीचे जो आती है वो सोन है जो डायरेक्ट गंगा में मिलती है। ओके रेडी, नीचे चलते हैं। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल से मगध बिहार के नाम से जानता। अब मगध के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मगध मगध सबसे महाजनपद हुए, क्या हुए, महाजनपद, उन 16 महाजनपद हुए, 16 महाजनपदों में से जो सबसे ताकतवर था वो था मगध। एट प्रेजेंट डे जो बिहार है वो
इलाका क्या होता था, अब मगध का इलाका होता था। अब देखिए, अब मगध की अगर हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो मगध बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है ना। मगध जो सबसे पहले मगध की जो स्थापना की गई थी वो बृहद्रथ के द्वारा की गई थी, जिसने उसके बाद इसकी जो राजधानी थी वो राजगृह या ग्रीब्रज उसको बोलते थे, जो बाद में पाटलिपुत्र बनी। और पाटलिपुत्र का नाम आज कैसे नाम से जानते हैं हम, पटना के नाम से जानते हैं। और इसके बाद इसमें आता हर्यक वंश। हर्यक वंश के प्रतापी राजा बिम्बसार उनका पुत्र हुए, अजातशत्रु। उसके बाद बिम्बसार के बाद इन्होंने ही महात्मा बुद्ध के लिए सेवा में बिम्बसार ने राजवैद्य जो जीवक है उसको भेजा था। और इनके बाद इनका हर्यक वंश के बाद होता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग को ख़त्म करते हैं नंद, महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की। और नंद वंश को ख़त्म करते हैं प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मगध बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मगध को क्यों ताकतवर बोल रहे हैं, इसके भी रीजन थे, क्योंकि एक तो ये रिवर के किनारे था तो इसको पानी मिल जा रहा था। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन के लिए इम्पोर्टेंट था। तीसरा यहाँ पे फर्टाइल लैंड थी, यानी कि उपजाऊ ज़मीन थी तो कृषि भी अच्छी होती थी। यहाँ लोहा मिलता था जिससे हथियार भी अच्छे बनते थे, और जो कृषि में जो टूल्स होते हैं वो भी अच्छे बनते थे। तो उनकी अपनी आर्मी थी, अच्छे राजा थे, अच्छी नीतियाँ थी, इसके कारण मगध सभी महाजनोपद में सबसे स्ट्रॉन्ग था। चलिए आगे चलते हैं। और नाम से जानते इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य राज्यों में ऐसी स्थापना की गई थी पर मगध उसमें सबसे शक्तिशाली था। ओके, लोगों ने सदैव क्या किया, उपमहाद्वीप उपमहाद्वीप अब मैंने बताया था उपमहाद्वीप का मतलब क्या है, अब पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सारे देश क्या है, उपमहाद्वीप का हिस्सा है। ओके, ऊंचे पर्वत, हिमालय, हिमालय यानी कि ये अगर इंडिया है, इस वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला जो पार्ट हमारा वो हिमालय है, जिसके अंदर हमें पर्वत देखने को मिलते हैं, पहाड़ियाँ हैं, रेगिस्तान है, नदियाँ तथा समुद्र के कारण जोखिम भरी होती थी। अब देखिए, ये सिंपल बात आपको अब बताता है कि जो एरिया है, ऐसा नहीं है कि पहले रोड तो होते नहीं थे। जब रोड नहीं होते थे तो लोग फिर भी ट्रैवल करते थे, यात्राएं करते थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा जोखिम भरी होती थी। क्यों? क्योंकि भाई पैदल चलना पड़ता था, कहीं रोड अच्छी फैसिलिटी नहीं है, या तो घोड़ों पे चलते थे या ऊँटों पे, या आपके गधों का भी वो काम करते होंगे, यूज करते होंगे। तो ये भी था। तो यात्रा इतनी आसान नहीं थी और उनके लिए आना जाना इतना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी लोग यात्राएं करते थे। भैया आगे पढ़ने, कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक दूसरे के स्थान पर जाया करते थे, कभी सेनाएं दूसरे पर विजय हासिल करने जाती थी, तो इसके तो व्यापारी कभी काफिलों में, काफिले मतलब लोग जो आपके व्यापारी क्या होते थे, पहले डर होता था कि भाई चोरी ना कर ले, इतनी ना तो सिक्योरिटी होती थी ना पुलिस होती थी, इतनी अलग अलग राज्य में अलग अलग राजा बैठा होता था। अब उनको जाना तो यहाँ से भी पड़ता था, बेचारों को लंबी लंबी यात्राएं करते थे। तो वो क्या करते थे, अगर भाई जंगली जानवर भी आ सकते हैं बीच में, तो वो क्या करते थे, वो मिल के यानी कि 20-20 लोग एक साथ चलते थे, तो उसको कारवां कारवां बोलते थे या काफिला बोल सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए वो यात्राएं करते थे, तो जाना तो उनको पड़ेगा ही। कभी कभी सेनाएं भी दूसरे विजय हासिल यानी कि लड़ाई लड़ने के लिए भी चली जाती थी, व्यापारी भी चलते थे। कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे में जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोग, जो धार्मिक लोग होते हैं, जो गुरु नानक देव जी हुए, जैसे कबीर जी हुए, ऐसे धार्मिक गुरु लोग भी शिक्षा देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते। जैसे महात्मा बुद्ध थे, भगवान महावीर थे, ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते थे और लोगों को उपदेश देते थे ताकि वो कुछ सीख सकें। तो इन यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। यानी कि जब भी हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो ये तय है कि हमारे व्यूज, हमारे थॉट या हमारा कल्चर ये एक्सचेंज होगा। इसके एग्जाम्पल आगे हम देंगे। ये पूछता है आपसे कि क्या आज भी लोग यात्राएं करते हैं? जी हाँ, आज भी लोग यात्राएं करते हैं, लेकिन आज की यात्रा और उस समय की यात्रा में काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी डिफरेंसेज हैं। आज यात्रा बहुत आसान हो गई है। आज आप हवाई जहाज़ का यूज कर सकते हैं। 5 मिनट आप यहाँ से बैठिए, कुछ आवर्स के अंदर, कुछ विद इन ए डे आप दूसरी कंट्री भी विजिट कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्या कहता है, एक बार फिर मानचित्र को देखिए। ये आपको मानचित्र देखने को कह रहा है। मानचित्र देखिए, आप पहाड़ियाँ, आप पर्वत, समुंदर इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। देखिए ये क्या बता रहा है, उपमहाद्वीप यानी कि ये इंडिया की बात कर रहा है। आप मैप को अगर ऊपर जाके देखें तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि इधर से देखिए आप, हमारी बाउंड्री कौन सी है, हमारी बाउंड्री यहाँ पे है। देखिए हमारी बाउंड्री कहाँ है, ये वाली हमारी, एक तो ये बाउंड्री है, इधर से ये, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। ये हमारा प्यारा हिमालय है, ये हमारा प्यारा इंडिया है। अब इधर से हमारा हिमालय हमारी प्रोटेक्शन करता है। अगर हिमालय ना हो तो आधे देश तो वैसे घुस जाए, और ठंडी हवाएं भी सेंट्रल एशिया से हमारे यहाँ आए और यहाँ कोल्ड क्लाइमेट कर दे। दूसरा, यहाँ से जब ये है तो ये भी हमारी समुद्र की एक तरह से हमारे लिए चुनौती तो है, लेकिन हमारी तरह एक तरह से प्राकृतिक बाउंड्री का काम करते हैं। दूसरे देश हमारे से टच नहीं होते हैं यहाँ पे। तो यही बात हमें ये बता रहा है। क्या कहता है, देखिए वो, हालांकि लोगों की इन सीमा को पार करना आसान नहीं था, जिन्होंने चाहा वो ऐसा कर सके, यानी कि पार करना आसान नहीं था, लेकिन आने वाले आ गए। जैसे यहाँ पे वास्को डी गामा आ गए थे, पहले इब्न बतूता ये आ गए थे, पहले मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे वो भी आ गए थे। तो ऐसे आ सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पर्वतों को छू सके तथा गहरे समुद्र की गहराई को पार कर सकते। उपमहाद्वीप के बाहर कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के जो यहाँ के कुछ लोग बाहर से आए थे, कुछ आक्रमणकारी होते थे उनके साथ आए थे, और वो लोग आज भी यहीं पे रहते हैं। तो इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपरा को समृद्ध किया। कई सौ साल लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते हैं। यानी कि ये सिंपल बात कह रहा है, जब आप पीपल जो हैं ये एक दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ का कल्चर शेयर करते हैं। यानी कि हम अगर हम दूसरे कंट्री जाते हैं तो वहाँ का भोजन खाना सीख जाएंगे। हम अपना भोजन हो सकता है वहाँ दूसरों को सीखा है, हमारा पहनावा वो पहन सकते हैं या हम उनका पहनावा आप पहन सकते हैं। तो ऐसे होता है। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है देशों के नाम, कि वह देशों के नाम कैसे आप पढ़ते हैं। जैसे भारत की हम बात करें तो भारत, जैसे इंडिया हम कहते हैं, ये इस नामों को हम प्रयोग करते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसमें आर्टिकल होते हैं। तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, कि जो इंडिया है वही भारत है। तो इंडिया शब्द आया कहाँ से, ये वर्ड कहाँ से निकल के आया, ये देखिए। इंडिया जो इंडस से निकला है, इंडस यानी कि इंडस रिवर है, ठीक है ना, वो हमारी बाउंड्री बनाते हैं। संस्कृत में इसको सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में अगर हम देखते हैं तो ईरान और यूनान का पता लगाएंगे, यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से साइड अगर जाएंगे तो ईरान आएगा, उससे ऊपर की तरफ यूरोप में घुसेंगे तो वहाँ यूनान का इलाका आता है, यानी कि यूनान आता है। तो लगभग 2500 वर्ष पहले क्या हुआ, तो उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों ने और जो यूनानी थे उन्होंने सिंधु को हिदोस तइंदोस या इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि है, प्रदेश है, उसको इंडिया कहा। यानी कि इन्होंने हमें इंडस जो रिवर है उससे पार वाला इलाका माना और उसको इंडिया कहा। तो भारत का जो नाम है का प्रयोग जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए किया था। यानी कि यहाँ पे उनका ये मानना नहीं था कि कोई धर्म है या क्या कोई, उन्होंने सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के से संबंधित था, सबको इन्होंने इंडिया वाले कहा, यानी कि हिंदुस्तानी इन्होंने कहा। एक संस्कृत की आरंभिक जो लगभग 3500 पुरानी है कृतियाँ ऋग्वेद। हमारे चार कितने वेद हैं, चार, हमारे चार वेद है। सबसे प्राचीन जो सबसे पुराने वेद है वो ऋग्वेद, उसके बाद आते हैं सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, यानी कि चार हैं ये। इनको भी याद करवाएंगे आपको ट्रिक के साथ। बाद में यही यहाँ पे इस वर्ड का मतलब मिलता है। हालांकि हमारे जो नाम है भारत देश का नाम है ये अलग तरीके से भी हमें मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से पढ़ा था। तो हमें जो भारतवर्ष या भारतों का देश भी कहा जाता था, और यहाँ पे जो लोग थे रहने वाले निवासी उनको भारतीय कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भारतीय कहा जाता था। क्यों, क्योंकि हम भरत की संतान माने जाते हैं। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। क्या था, कबीले का नाम था। और आप भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप या जम्मू यानी कि जामुन के वृक्षों का
द्वीप भी कहते हैं। देखिए कभी आप आपके घर में अगर आप हिंदू हैं और आपके घर में यज्ञ होते हैं या आप दूसरे धर्म के भी हैं, कभी यज्ञ होता हो तो आप सुनेंगे उसमें आर्यवर्ते भारत खंडे जम्मूद्वीपे, यानी कि जम्मूद्वीप हमारे प्राचीन काल में कहते हैं भरत खंडे, यानी कि भरत के नाम पे भी इसको जाना जाता है, जिसे भारती कहते थे। उसके बाद प्राचीन जो यूनानी और ईरानी आई, इन्होंने सिंधु के नाम से जोड़ते हुए हमें हिंदू कहकर पुकारा, और हिंदू से हम हिंदुस्तान बन गया। और उसके बाद इंदे इंदे भी कहा, यूनानी जो आए उन्होंने इंदे कहा, इंदे इंदे से क्या बन गया, इंडिया। तो ऐसे भी ये नाम चलता हुआ हमारा भारत देश बन गया। अब ये कहता है अतीत को हम कैसे जानें। अतीत को जानने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहली बात है कि अतीत को जानने के लिए हमारे पास सोर्स होने चाहिए, स्रोत होने चाहिए। तो ये क्या कहता है, अतीत जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका है अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और उनको पढ़ना, जैसे महाभारत, रामायण, चंद्रवरदाय की किताब है, कालिदास जी ने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है, शूद्रक ने लिखी हैं। बहुत सारी किताबें हैं जो हमें हमारे जो इतिहास के बारे में बताती हैं। लेकिन सबसे पहले इन किताबों से पहले क्या लिखते थे, पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। उनको क्या कहा जाता था, पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होता था मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट यानी मैंने कहा था कि बाई हैंड, बाई हैंड पे जो हम यूज करते हैं। तो वर्ड होते हैं, एक मैन्युस्क्रिप्ट होता है, एक इंस्क्रिप्शंस जिसे बोलते हैं अभिलेख। इसका दूसरा, अब ये बाई हैंड लिखी जाती हैं और सॉफ्ट सरफेस पे जो लिखी जाती हैं, किस पे, सॉफ्ट सरफेस। सॉफ्ट सरफेस का मतलब है कि जैसे आप बुर्ज नामक पेड़ की छाल पे, भोजपत्र पे ये जो लिखी जाती थी, इनको हम कहते थे पांडुलिपि। अभिलेख जिसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, वो भी हाथ से लिखे जाते हैं, लेकिन वो हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं। वो हार्ड सरफेस पे लिखे, जैसे स्टोन, कोई आपकी मेटल हो गया, तो उस पे ये लिखे जाते हैं। उनको इंस्क्रिप्शन या अभिलेख कहते हैं। पांडुलिपि का आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक लिखा हुआ है। इतनी दूसरी बात है पांडुलिपियों की, भाई कुछ लिमिटेशन भी होंगी, बिल्कुल होंगी, और इंस्क्रिप्शन की भी होती हैं। लेकिन हम यहाँ पांडुलिपि के बारे में करते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। तो इतने वर्षों में इन पांडुलिपियों ने कीड़ों ने खा लिया होगा, कुछ नष्ट कर दी गई होंगी। फिर भी कई ऐसी पांडुलिपियाँ आज उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों, विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि विज्ञान आदि सभी के विषयों में चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ, नाटक, इनमें से कई संस्कृत में लिखे गए जब मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत का मतलब प्राकृतिक रूप से यूज की जाए। पाली, प्राकृत ये आम लोगों के द्वारा यूज की जाती थी पहले। अभिलेखों का अध्ययन हम कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर या धातु पे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। यानी कि ये इंस्क्रिप्शन की बात कर रहा है, ऊपर पांडुलिपि की मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहा था, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन की बात कर रहा है। तो आगे क्या कहता है, कभी कभी शासक अन्य लोग अपने आदेशों को इस पर उत्तीर्ण करवाते हैं। जैसे अशोक महान थे, जो मौर्य साम्राज्य से जो संबंधित हैं, उन्होंने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं। उनके अभिलेख ख्रोष्टी, अरमाइक, प्राकृत में भी मिलते हैं, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। और इन इंस्क्रिप्शन से हमें ये भी पता चलता है कि जब भी इनका यूज किया जाएगा, यानी कि उस समय में लोग पढ़े लिखे थे, यानी कि आते जाते उसको पढ़ते हैं, इसका मतलब शिक्षा अच्छी रही होगी, ये लोग एजुकेटेड रहे होंगे। क्या कहता है, कुछ अन्य अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा और रानियों सहित स्त्री और पुरुषों ने अपने कार्य का विवरण उत्तीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, शासक लड़ाइयाँ करते थे, उनमें विजय का लोखा जोखा करते थे। क्या कहता है, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर समय लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करने में क्या क्या कठिनाई आती थी। बिल्कुल, इसका आंसर आप दे सकते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो भाई कीड़े खा सकते हैं, गल सकते हैं, नमी में ख़राब हो सकती हैं, उनको लिखना भी मुश्किल है, उनको संभालना मुश्किल है, टाइम के अकॉर्डिंग वो फेड अवे हो सकती है, यानी कि उनका कलर उड़ सकता है। इनके ये फ़ायदे हैं, ये चीज़ें इनमें बच सकती हैं। स्टोर कठोर होते हैं, बाहर रख सकते हैं, उनको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, इसका ज़्यादा मौसम का इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें भी कुछ कठिनाई आ सकती है, ये टूट सकता है, धीरे धीरे मौसम की मार से ख़राब हो सकता है, कोई अक्सर मिट सकता है। तो ये भी इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी हैं।
चलिए, इसके अतिरिक्त अन्य कई अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। आर्कियोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं वो कहलाता है। पुरातत्व ईंट पत्थर, इनसे बनी इमारतें, अवशेषों, चित्रों या मूर्तियों बताएंगे का अध्ययन करते हैं। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो स्टडी करते हैं, जो एविडेंस रिमेनिंग है, जो बिल्डिंग है, कोई पेंटिंग है, मूर्तियाँ हैं, आइडल्स हैं, इनकी क्या करते हैं? ये अध्ययन करते हैं। वे औजारों बर्तनों आभूषणों सिक्कों की प्राप्ति के छानबीन खुदाई भी करते हैं। इनमें कुछ वस्तुएं पत्थर की, पकी मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे कठोर तत्वता जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। तो इनकी जो स्टडी करता है, जो हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करता है, उसको आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद कहते हैं। जो खुदाई करके उन चीज़ों को निकालता है, उनकी फिर एनालाइज करता है, स्टडी करता है। पुरातत्वविद जानवरों की, चिड़ियाओं की, मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं। इससे उन्हें जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। और वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल हैं। वो सड़ गड़ जाते हैं, जल जाते हैं, अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, तो जले हुए रूप में भी कई बार बचे हुए मिल जाते हैं। तो अवशेष अब कैसे पता चलेगा? मान लीजिए एक सिविलाइजेशन के अंदर हमने एक जगह को ढूंढ निकाला जहाँ पे हमने पता है कि यहाँ पे खुदाई की गई, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली, और एक जगह उनको देखा कि लगभग 5 घर मिले। मान लीजिए 5 घर या 10 घर मिले, तो हर घर में मछलियों की हड्डियाँ मिल रही हैं। इसका मतलब हम क्या कह देंगे कि इन मछलियों की हड्डियों के मिलने के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये लोग मछलियों का सेवन करते थे या मछलियाँ खाते थे। और अन्न जो लकड़ी है या अन्न है वो जल जाते हैं, पर उन जले हुए फॉर्म में भी हम कई बार उसको हमें प्राप्त होती है, और उसके बेस पे हम निकाल लेते हैं कौन सी चीज़ें ये खाते थे। क्या पुरातत्वविद जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते रहेंगे? बिल्कुल। कई जगह पे हमें ऐसे स्रोत मिले हैं जहाँ पे कपड़ा भी मिला है या जली हुई अवस्था में मिला है, तो हमें पता कर लिया कि किस तरह के कपड़े पहनते थे या कौन से डिजाइन करते थे। या हम कई बार इससे भी अंदाज़ा लगाते थे कि मूर्ति मिली है, उस मूर्ति पे कपड़ा पहना रखा है, यानी कि डिजाइन कर रखा है उस पर, तो हम समझ सकते हैं कि उस समय इस तरह का कपड़ा शायद पहना जाता होगा। क्या कहता है नेक्स्ट? पांडुलिपि अभिलेख पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के आधार पर इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग, सोर्स का यूज करते हैं। इन्हें साहित्यकार उन्हें जो अतीत का अध्ययन करते हैं स्रोत के आधार पर अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पूर्ण निर्माण करते हुए जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि हम सोर्स होते हैं, हमारे 2 तरह के सोर्स हमें बांटते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। इन सोर्सों के बेस पे हम चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, हिस्ट्री जानते हैं। यह रोचक कार्य है, इस कार्य को करने में बड़ा मज़ा आता होगा। बिल्कुल। अब अतीत, लास्ट ये हेडिंग है, अतीत एक या अनेक। तो ये कहता है, क्या तुमने इस पुस्तक के सिर्फ पर ध्यान दिया? क्या अतीत एक बहुवचन के रूप में किया गया है? यहाँ अतीत वर्ड बहुवचन में यूज किया गया है। यहाँ एक अतीत की बात नहीं हो रही है, बहुत सारा अतीत। अतीत मतलब पास्ट, पास्ट मतलब बहुत सारा पास्ट हो सकता है हमारा, उसको बहुवचन में यूज किया गया है। तो ये कहता है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हो सकते हैं। भाई एक राजा के लिए अलग हो सकता है, एक काम करने वाले की, किसान के लिए अलग हो सकता है, बिल्कुल पशुपालकों के लिए अलग हो सकता है। सबका जीवन अलग अलग है, तो उनका जीवन अलग अलग है, तो उनके मायने भी अलग अलग है। जैसे कि हम आज भी देखते हैं, उसमें भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग अलग व्यवहार रीति रिवाजों का पालन करते थे। आज भी हम देखते हैं भाई, साउथ इंडिया में जो रहने वाले लोग वो अलग है, नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोगों का थोड़ा सा कल्चर अलग है, पंजाबियों का अलग है, राजस्थानियों का, गुजरातियों का, उनका एक ही देवता को पूजते हैं, एक ही भगवान को मानते हैं, लेकिन सेलिब्रेट करने का तरीका अलग है, वो उनका अपना एक कल्चर है। ठीक है। उदाहरण के लिए आज हम देखते हैं अंडमान के अधिकतर लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके, फल फूद के संग्रह के रूप में करते हैं। तो इसके विपरीत शहरों में लोग क्या करते हैं? खाबोती के लिए नए व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद को अतीत में भी विद्यमान थे। यानी कि ये सिंपल बात बताना चाहता है, जो कोस्टल एरिया पर रहने वाले लोग वो मछली ज़्यादा खाते हैं, और जो अंदर रहने वाले लोग हैं, यानी कि जैसे हरियाणा और पंजाब के लोग हैं, वो लोग ज़्यादा अनाज खाने में विश्वास करते हैं, क्योंकि वहाँ पे अनाज होता है, इसलिए उनकी निर्भरता क्या है? उसी चीज़ पे है। इसके अतिरिक्त हम यह एक तरह का भेद यह भी है, उसमें शासक अपनी विजय का लेखा जोखा लिखते थे। यही कारण है कि उन शासकों का क्या था भाई,
होने वाली लड़ाइयों के बारे में कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, कृषक, पशुपालक, आम आदमी अपने कार्य के लोगों जगह नहीं लगते थे। पुरातत्व के साथ हमें जीवन के जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी उनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। क्यों है? क्योंकि भाई एक राजा है, राजा तो अपने बारे में कुछ भी लिखवा सकता है, भाई राजा के पास तो धन दौलत है, लेकिन ये लोग तो बेचारे अपने जीवन में ही फंसे हुए हैं। अब ये क्या लिखेंगे? अब इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये लिखे। दूसरा ये हो सकता है कि ये पढ़े लिखे ना हो, दूसरा ये हो सकता है कि भाई इनके पास धन ना हो, इसलिए भी ये लिख सकते हैं। अब तिथियों के बारे में क्या पढ़ते हैं, देखिए ये सिंपल बात आपको बताना चाह रहा है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि पहले हम क्या करते थे, दो वर्ड यूज करते थे, एडी और बीसी, या आप कहेंगे ईसा। आप करते थे पहले ईसा पूर्व और ईसा सम, ये दो वर्ड यूज किया जाता था। तो इसका मतलब ये माना जाता था हम किसी भी टाइम को, यहाँ आ जाइए आप, हम किसी भी पीरियड को क्या मान लेते हैं, जीरो पीरियड मान लेते हैं, और उससे पहले का हम मान लेते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, या और एडी, एडो डोमिनी, या आफ्टर डेथ। तो आज तो हम इसको क्रिश्चियन कैलेंडर के आधार पे या उसके भगवान के आधार पे मानते थे कि हम यीशु मसीह जो भी हैं उनका जन्म हुआ था। तो आज के समय में लोग इसको थोड़ा सा बिफोर क्राइस्ट और इसका यूज ना करते हुए, आफ्टर डेथ यूज ना करते हुए, उन्होंने कहा कि वैसे भी धर्मों की बात है तो हम इसका यूज ना करते हुए हम किसका यूज करेंगे, CE का, कॉमन एरा। तो ये जीरो पीरियड होगा, इससे पहले का अगर होगा तो BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, और इसके पहले क्या होगा, C यानी कि कॉमन एरा। ये जीरो जो है इसको हमने क्या मान लिया, कॉमन एरा। इस पर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप देख सकते हैं अच्छे से इसको जानने के लिए। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और कल इसके बारे में इस चैप्टर से रिलेटेड मैं इसके MCQ डालेंगे, आप उसको अटैम्प्ट करना ज़रूर, उस वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसके बाद मैं उसको पढ़ के आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।